नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इस सबसे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस या बातचीत का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की, जो उन्होंने कल या परसों समाप्त की पटना के गांधी मैदान में, और जहां पर उनके अनुसार भारी भीड़ आई और काफी सफल रहा ये। और जैसा लेकिन खबरों में ये बताया गया है कि राजस्थान, झारखंड और दूसरे प्रदेशों से लोगों को बुलाया गया ताकि एक भीड़ इकट्ठी की जा सके और एक सफल आयोजन के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा सके। खैर, ये राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी, और इसमें जो उन्होंने नारा लिया वो वोट चोर गद्दी छोड़, तो शायद ये उनपे बैकफायर होगा या नहीं होगा, ये तो बिहार का चुनाव ही बताएगा। और लोगों का कहना है कि शायद ये एक वाटरशेड मूवमेंट होगा राहुल गांधी की राजनीति में, तेजस्वी यादव की राजनीति में और बीजेपी की यात्रा में। जो लोग कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का शायद इस चुनाव के बाद अंत हो जाएगा, और उसकी मतलब बिगनिंग ऑफ द एंड जैसा कहा जाता है कि उनके कैरियर का, उनके प्रधानमंत्रीशिप का और बीजेपी के राज्य का बिगनिंग ऑफ द एंड होगा बिहार चुनाव। लेकिन क्या होगा ये तो चुनाव के बाद में पता लगेगा। लेकिन राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, ये बीच में डिरेल हो गई जब उनके ही एक मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की को माँ बहन की गाली के रूप में, नारों के रूप में दी गई। और उसको मोदी जी ने तुरंत लौटते ही, जब वो रशिया चीन की यात्रा से आया, तो लपक लिया और उस पे बाउंड्री के बाहर गेंद को फेंकते हुए अब सारी महिलाओं को उत्तेजित कर दिया बिहार में। और आज वहां पर महिलाओं के द्वारा प्रायोजित एक बंद था एनडीए का, जो काफी सफल हुआ बताते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है तो बंद सफल होने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा की थी, या जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी इसके बारे में बहुत सिंसियर है और वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ। लेकिन वो एक माहौल क्रिएट करने में, एक नैरेटिव सेट करने के लिए, और जहां तक मुझे लगता है, जहां तक बहुत सारे विश्लेषकों का अनुमान है कि ये रेजिम चेंज जो अमेरिका का डीप स्टेट है उसके एक टूल किट का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे तो जो पार्टियां थी बाहर, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव इसमें आए, और स्टालिन को भी बुलाया गया। उनका मुझे नहीं समझ में आया कि उनका क्या संबंध में है। और आखिरी की यात्रा में तो कर्नाटका से जो मुख्यमंत्री आए और कर्नाटका से उप मुख्यमंत्री आए, यानी डी के कुमार अपना अलग दल लेके आए और सिद्धरामैया अपना अलग दल लेके आए, तो वहां पे भी फाड़ दिखता है। तो कांग्रेस वैसे ही अपने जो 3 स्टेट है वहां पर दिक्कत में, थोड़ा बहुत उनको संतुलित है तो तेलंगाना में, लेकिन वहां पर भी रेवंत रेड्डी ने एक स्टेटमेंट में राहुल गांधी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को चैलेंज कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने उसको घुमा फिरा दिया। खैर, लेकिन केवल ये नैरेटिव सेट करने की बात है, और इसका नैरेटिव में भी आम जनता पर, जो जनता है जो वास्तव में वोट देती है, कांग्रेस के सपोर्टर्स को छोड़ दीजिए या बीजेपी के सपोर्टर्स को छोड़ दीजिए, जो आम जनता है उसमें इसका क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास असर पड़ेगा। लोग अपना काम में लगे हुए हैं। जरूर यूट्यूबर्स के कई ने जो हैं उनमें लाखों लाखों मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो वो एक एंटरटेनमेंट का साधन है। और जहां तक मैं समझता हूँ, ये मीडिया और यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, जो उनको कंटेंट मिला और उन्होंने भर भर के इस पर यूट्यूब में अपने बनाए और पैनल डिस्कशन वगैरह भी हुए। राहुल गांधी ने सबसे पहले, आप हाल ही में वो कह रहे हैं कि वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि एक एटम बम, परमाणु बम वो फोड़ेंगे, जो कि उन्होंने अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन को बताया, जो कि उन्होंने बेंगलोर में किया था। और एक बेंगलोर के कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र को पकड़ा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि करीब 1 लाख फर्जी वोट ऐड किए गए, और अगर वो 1 लाख नहीं होते तो वो उस लोकसभा क्षेत्र में जीत जाते। और जो 26 की जगह, जो 26 जो सीटें आई हैं वहां पर, 20 या कुछ कर्नाटका में वो नहीं आती, और वो नहीं आती तो फिर आज वो खुद प्रधानमंत्री होते। क्या उन्होंने जो वो मुद्दे उठाए उसमें एटम बम, उसका उन्होंने अभी उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की है। एटम बम तो एक आम आदमी को समझ में आता है कि अणु बम होता है, कुछ होता है, क्योंकि इसकी बातचीत तो कई सालों से की जा रही है और भारत ने अणु बम भी बना ली। हाइड्रोजन बम तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा।
अब राहुल गांधी मतलब पहले प्राकृतिक आपदाएं की बात करते थे, जो कहते थे कि मैं जब भाषण दूंगा तो भूकंप आ जाएगा, मतलब वो नेचुरल कैलेमिटी। अब नेचुरल से वो आर्टिफिशियल यानी मैनमेड कैलेमिटीज की तरफ आ गए, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी शायद उन पे असर हो रहा है कि वो नेचुरल कैलेमिटी हो, भूकंप आ सकता था, जलजल आ सकता है, ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि मैं हाइड्रोजन बम छोड़ूंगा। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राहुल गांधी के साथ भी आर्टिफिशियल थिंग काम कर रही है। अब मैं आपको बात करूंगा कि उन्होंने जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने क्या एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने टोटल 6 एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने सबसे पहले तो कहा था कि डुप्लीकेट वोटर्स है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल मल्टीपल टाइम्स एक ही वोटर लिस्ट में, वोटर रोल्स में है। दूसरा इससे मिलता जुलता था कि क्रॉस स्टेट डुप्लीकेशन, वोटर्स रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था अजय राय का, जिसको अजय यादव या अजय श्रीवास्तव कोई था जो उत्तर प्रदेश के थे, उनका वोट कर्नाटका में भी था, उनका वोट उत्तर प्रदेश में भी था, और उनका वोट मुंबई में भी था। तो ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो राहुल गांधी अगर या उनके कांग्रेस का के लोगों को तो मालूम हुआ कि ये कोई अजीब बात नहीं है, या ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज से पहले, क्योंकि कोई ऐसा सिंगल यूनिक नंबर नहीं था जिससे कि क्रॉस वेरीफाई किया जा सके कि इस आदमी का नाम कहीं और है, और कहीं अगर और है तो उसको काट दिया जा सके, अनलेस अदरवाइज जो खुद इनिशिएटिव ले और अपना नाम कटवाए। तो ऐसा कोई बॉदर नहीं करता है। हालांकि अभी सेम केस में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा भी फंस गए। उनका भी 2 जगह नाम है, उनकी पत्नी का भी 2 जगह नाम है, और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि मैंने तो चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी थी कि मेरा नाम वहां से हटा दिया जाए। वो स्पष्ट रूप से वो झूठ बोल रहे होंगे, मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने कोई इसका सबूत नहीं दिया कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी या कोई फॉर्म भर के उनको दिया हो। ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब तो उनकी पत्नी का भी आ गया है। तो ये दोनों जो चीजें हैं, ये बेसिकली प्रशासनिक एरर्स हैं, प्रशासनिक गलतियां हैं, या फिर सिस्टम की गलतियां हैं, क्योंकि सिस्टम में ऐसा कोई वे नहीं है कि एक आदमी अगर एक जगह से अगर दूसरी जगह नाम लिखवाता है तो उसका ऑटोमेटिकली एक जगह से कट जाए। अब तक नहीं था। अब आधार कार्ड से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो अब शायद ये ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तो ये बेसिकली वही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है। और मुझे बहुत दुख की बात है कि जो मीडिया, जो सब ये जानता है कि इस तरह से हो सकता है, या कांग्रेस के डाउन द लाइन या बीजेपी के डाउन द लाइन, लोग सब जानते हैं कि ऐसा ये एक सिस्टम की एरर है, इट इज डेलिबरेट एरर नहीं है। तो भी मीडिया ने वो अजय श्रीवास्तव के घर पे पहुंच गए वहां पर उसको देखने के लिए, और जबकि वो भी बता सकते थे कि ये एक एक टिपिकल सिस्टम का लेकुना है, इसकी वजह से ये होता है। अब इनवैलिड और फेक एड्रेसेस दैट आइदर डोंट एग्जिस्ट और आर सस्पिशियस, इसमें भी भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था देखे तो भारत में विशेषकर गांव में, यहाँ तक कि बड़े शहरों या कस्बों में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे में कि कोई सिस्टमेटिक ढंग से घरों का आइडेंटिफिकेशन हो या नंबरिंग हो। कुछ कुछ जगह पे है, लेकिन सब जगह पे नहीं है। तो ये भी एक तरह से प्रशासनिक मामला ही था, और इसको भी मीडिया ने उछालने की कोशिश की। और फिर जो खुद चुनाव आयोग ने भी, मुख्य चुनाव आयोग तो ज्ञानेश्वर कुमार ने भी जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्चुअली बनता नहीं था। बेसिकली ये सिस्टम प्रशासन की एरर है, तो इसके लिए उनको वो लिखना ही था। और इसको क्लियर कराने के बाद भी कांग्रेस वाले ज्ञानेंद्र कुमार पर चढ़े हुए हैं, वो समझ में नहीं के बाहर की बात है। फिर उसके बाद अगला आता है बल्क रजिस्ट्रेशन एट वन एड्रेसेस। इसमें एक वो किसी रेड्डी के घर पे गए थे, तो उसने बता दिया था कि भाई मेरे यहाँ तो मजदूर रहते हैं, और आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि उन वो मजदूर किसी विशेष वर्ग के होंगे, और कांग्रेस के ही लोगों ने उनके वोटर आईडी बनवाते होंगे उस क्षेत्र में, और वो उसका एड्रेस यूज करते होंगे। और ये भी मतलब कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। इसको भी मीडिया को इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए था कि अगर मीडिया सच में करता, सच में फैक्ट फैक्ट चेक भी नहीं, इसको बिना जगह जाए इसकी पूरी लिस्ट को इसकी कोशिश करता, बड़े बड़े विश्लेषण कोशिश करते, लेकिन सबको किसी को फैक्ट सामने लाने का इंटरेस्ट नहीं था। सब लोग इसको बड़ा चढ़ा के बात कर देते ताकि उनको इस कंटेंट मिले और उनकी व्यूअरशिप बढ़े। सीधी सीधा उनका मीडिया का यही पर्पज था, यूट्यूबर्स भी यही करते थे। बहुत सिंपल चीज था, किसी भी विश्लेषक ने नहीं किया। फिर इनवैलिड फोटोग्राफ्स, इन डिस्टिंक्ट और इनवैलिड, मतलब साफ और इनवैलिड फोटोग्राफ्स। इसमें आप खुद का, अगर आप मेरा भी, मैं वहां पे फोटो देखूंगा मेरे आईडी कार्ड में, तो मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो ये भी एक ऐसा ही पॉइंट था, क्योंकि उस समय आधार कार्ड और इस दोनों में बिल्कुल
बहुत ही वहां का इनडिफरेंटली फोटो खींचे जाते हैं। अगर आप पासपोर्ट में जाए तो जरूर आजकल फिर भी पासपोर्ट या लाइसेंस बनाया जाए तो आपकी तरफ एक मॉनिटर होता है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका ऐसा चेहरा आ रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि इसको इसमें करेक्शन कर ले, वापस से ले ले, दूसरा ले ले। लेकिन अब तक इससे पहले आधार वाले और आधार कार्ड वाले और मतदान केंद्र मतदान मतपत्र मतदाता पहचान पत्र बनाने में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट वही था, बेसिकली एक सिस्टमेटिक या प्रशासनिक या क्लरिकल एरर या जो ऑफिशियल है उनका इंडिफरेंस, इसके कारण ये होता है। फिर उसके बाद आता है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इसका मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 किया गया। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है। मैं अपने गृह प्रदेश राजस्थान में गया था। वहां पर हमारे पड़ोस में एक स्कूल के अध्यापक रहते थे, वो प्राध्यापक थे, किसी गांव में उनकी पोस्टिंग थी। तो वहां पर उनको टारगेट किया था कि इस साल आपको एक्स में 25, 50 या 100 कुछ मतदाता ऐड करने हैं। तो उनके, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था तो उनको करना पड़ा। तो इस तरह से ये भी होता है, ये कांग्रेस को जरूर मालूम होगा, और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ये सब पूरे के पूरे जो बात है वो प्रशासनिक या क्लरिकल एरर या सिस्टम एरर या फिर चूंकि चुनाव आयोग का खुद का कोई स्टाफ नहीं होता है, तो जो वो बोरो करते हैं लोगों को, डेपुटेशन डेपुटेशन पे लेते हैं, तो वो सब इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो अनमने मन से काम करते हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। तो असली चीज तो है कि उसको सही करना चाहिए। तो राहुल गांधी अटैक जो कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन पे सही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को काफी सुधार की जरूरत है, लेकिन ये कहीं से भी प्रूव नहीं हो पाएगा कि ये जानबूझकर किया गया है। मतलब वोट चोरी और या के प्रधानमंत्री के या किसी पार्टी के कहने पे क्या होगा, ये जरूर हो सकता है कि पार्टियां जब होता है तो उनका इंटरेस्ट रहता है, तो उनको लगता है कि कोई नया वोट रहा है यार, वो उनका वोट होगा तो वो उसका जरूर उसमें नाम ऐड करवाते हैं। और बहुत ही खेद की बात है कि मीडिया या बड़े बड़े विश्लेषकों ने आज तक ये नहीं कहा कि ये सारी की सारी क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या एरर्स हैं या सिस्टम के एरर्स हैं। जैसे उसका केस में होता कि उसको 124 साल की बता दिया था, कोई महंत देवी थी जिसका टी शर्ट पहन के प्रियंका गांधी होंगी, तो वो तो केवल वो 1994 की जगह 1900 छप गया तो उसकी उम्र बढ़ गई। इतना सिंपल सा बात था, टाइपोग्राफिकल एरर था। तो ये सब मीडिया बनाने में बताने में असफल रहा। उन्होंने केवल इसके मजे लिए, इसका कंटेंट बनाया और इसको उछाला। और राहुल गांधी ने तो, वो भी शायद ये जानते होंगे कि इसका भी जनता पे बहुत असर नहीं हुआ, लेकिन वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे इससे। और उन्होंने एक नारा भी जनरेट कर दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले राहुल गांधी ने वो कहा कि चौकीदार चोर है, तो उस समय भी उनकी बुरी पिटाई हो गई थी। और जब 2024 में उन्होंने कोई नारा नहीं दिया, तो उस समय नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार, तो उनकी पिटाई हो गई थी। तो अगर आप नारा इस तरह का लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली जनता पर इसका उल्टा असर पड़ा, जैसा कि गवाह है अब तक इसके। हाँ जरूर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में जब हुआ था, तो काम बोलता है जो अखिलेश यादव के ने नारा लगाया था, तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक वहाँ एक सभा में कहा था कि काम नहीं कारनामे बोलते हैं, और वो फिर चल पड़ा डायलॉग। ऐसा ही योगी जी ने महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के विधान चुनाव के में किया था कि बटोगे तो कटोगे। तो ऐसे नारे चल जाते हैं जो कि डायरेक्ट पीपुल को, लोगों को छूते हैं, जो लोगों से संबंधित होते हैं। दिल्ली में भी आपका जगह नरेंद्र मोदी ने आपदा कहा था। तो इस तरह की बातें चलती है जो इंस्टेंटेनियसली निकलती है। किसी तरह डिजाइन करके कोई नारा लगाया जाए, जैसे अब की बार 400 पार या चौकीदार चोर है या फिर वोट चोर गद्दी छोड़, ये भारतीय मानस में, जनमानस में इनका लेने वाला कोई नहीं होता है कोई मतलब कोई टेकर नहीं होता है। और ये पिछले 3 चुनाव में स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग हारते हैं। कोई कैची नारा होना चाहिए, जैसे कि बटोगे तो कटोगे या फिर कारनामे बोलते हैं, ऐसा नारा नहीं है। और मोदी जी ने शायद एक कोई नारा लिया है, मुझे ठीक से सुन नहीं पाया मैं उसको, तो वो शायद इस बार बिहार में चल जाएगा। और जो उनकी सारी जो पलीता लगा दिया उनकी वोट अधिकार यात्रा पर, वो गाली वाले मैटर ने लगा दिया। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने इसको, एक राहुल गांधी की बहुत बड़ी गलती कहलाएगी, क्योंकि जब उन्होंने कन्हैया कुमार को बनाया था बिहार का, तो उन्होंने रोजगार संबंधित और कुछ बिहार के मुद्दों को लेकर कुछ यात्रा शुरू की थी जो उनको बीच में छोड़नी पड़ी थी। और राहुल इसने भी रोजगार संबंधित यात्रा शुरू की थी।
तो जो जनता के मुद्दे जो हमेशा आप टीवी चैनल्स पे पैनल में सुनते होंगे कि विपक्ष वाले बोलते हैं कि बात करो ना, महंगाई पे बात करो, रोजगारी पे बात करो, चीन जमीन ले गया इस पे बात करो, वगैरह वगैरह। तो वो बात से हटके केवल वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी ने ये मुद्दा सेट करने की कोशिश कोशिश की है, जो इतिहास बताता है कि ऐसे मुद्दे चलते चलेंगे नहीं, और इस बार भी शायद बिहार में नहीं चलेंगे। लेकिन ये बात पक्का है कि ये दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल इलेक्शन है। बीजेपी वाले बीजेपी की एज बता रहे हैं, एनडीए की एज बता रहे हैं, और कांग्रेस समर्थक लोग कांग्रेस की एज बता रहे हैं। देखें क्या होगा, ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। तो बस इस अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।